आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बिहार पॉलिटिक्स की अभी की सबसे बड़ी खबर है, जहां जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल होंगे। 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करेंगे। शामिल होने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह का समय तय। औपचारिक रूप से एनडीए में कराया जाएगा शामिल। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जीतन राम मांझी को लेकर लगातार कयासों का बाजार गर्म था कि आखिर कब वो एनडीए में ऑफिशियली शामिल होंगे। अभी इस वक्त की बड़ी खबर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां अब साफ हो गया है कि 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जीतन राम मांझी घोषणा करेंगे कि वो एनडीए में शामिल हो रहे हैं। दिवाकर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिवाकर, बिहार की सियासत की इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तारीख तय हो गया है 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक ऐलान होगा, क्या कुछ जानकारी आपके पास, बताइए। देखिए, जीतन राम मांझी 30 अगस्त को यानी कल ये घोषणा कर देंगे कि वो महागठबंधन छोड़ के अब एनडीए में शामिल होने वाले हैं, यानी कि एनडीए में शामिल होने की घोषणा करेंगे। ये पहली प्रक्रिया होगी एनडीए की तरफ आगे बढ़ने की। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में जीतन राम मांझी को एनडीए में औपचारिक रूप से शामिल करा लिया जाएगा। उसमें जेडीयू के नेता मौजूद रहेंगे और बीजेपी के नेताओं की भी रजामंदी की कोशिश की जा रही है। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी कोई हर्डल्स नहीं है। बीजेपी के प्रदेश के कोई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे जब जीतन राम मांझी एनडीए का दामन थामेंगे। तो अब ये साफ हो गया है, जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये साफ हो गया है कि जीतन राम मांझी चौथे घटक होंगे एनडीए के बिहार में। और बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, लेकिन इन सब के बीच अगर एनडीए के लिहाज से बोले तो नीतीश कुमार से इनकी नजदीकी तो पिछले कुछ मुलाकातों में दिखी रही थी। बीजेपी की तरफ से कुछ बातें आ रही थी, लेकिन इन सब के बीच एलजेपी का क्या रुख है, क्योंकि एलजेपी का घमासान जेडीयू के साथ चल रहा है। ऐसे में जेडीयू के साथ नजदीकी के बाद मांझी की एनडीए में एंट्री को एलजेपी कैसे लेगी? देखिए, एलजेपी लगातार जो बयानबाजी करती रही और एलजेपी के जो जेडीयू के साथ संबंध है वो तल्खियों भरे हैं। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि जो तीसरा घटक दल है एलजेपी एनडीए में, उसके जेडीयू के साथ अच्छे संबंध नहीं रहे। इसी को लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़े और जीतन राम मांझी को पहले उन्होंने मनाया कि वो उनके साथ आए। सीटों को लेकर जो बातचीत है वो 9 से 12 सीटों के बीच कोई आंकड़ा होगा जीतन राम मांझी का, या तो 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, या 11 या 12। चलिए दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हमारे ब्यूरो चीफ पटना से दिवाकर हमारे साथ जुड़े थे और ज्यादा जानकारी मांझी की एनडीए में शामिल होने को लेकर हमसे साझा कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है। बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक नेता तैयारी में लगे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। जो सांसद दिल्ली में होंगे वो पार्टी कार्यालय से बैठक में शामिल होंगे, बाकी वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने बताया कि 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। 4 बजे से कल बैठक है दिल्ली पार्टी मुख्यालय में। आदरणीय अध्यक्ष जी ने बुलाया है, वो जाएंगे उसमें। अब किस तरह की होगी तो जाने के बाद चलेगा। कोई पहले से एजेंडा नहीं दिया गया हमको। जेडीयू के दलित विधायकों की बैठक कल मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर हुई। बैठक में अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, संतोष निराला और प्रेमा चौधरी शामिल हुई। इस दौरान नीतीश कुमार की 6 सितंबर की होने वाली वर्चुअल रैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। साथ ही सरकार की रणनीति दलित समाज तक पहुंचाने की योजना भी तैयार की गई। 15 वर्षों में जितना काम किया है, बाकी राजनीतिक दल ने सिर्फ बात किया। माननीय नेता ने न सिर्फ काम किया बल्कि योजनाओं का निर्माण किया, बजट का प्रावधान किया। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से हमें सबल बनाने का काम। कि दलित में पैदा ले लेने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता है। जिस समाज के लिए काम करता है उसका नेता होता है। जिस तरह से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा त्याग करके दलित समाज के जो सबसे अंतिम पायदान के लोग थे उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसी तरह से जिस तरह से दलित समाज के लिए जो पंचायती राज होता है उसमें आरक्षण देकर के भिन्न भिन्न पदों पर जिस तरह से प्रतिष्ठित पद है उस पर दलित समाज के लोगों को बैठाने का काम किया। जब जब चुनाव आता है तब दलित के कुछ मुद्दे उठाकर और चुनाव का लाभ लेने का लोग प्रयास करते हैं।
लेकिन बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो काफ़ी सतर्क और सूझबूझ से काम लेते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानते हैं। रैली होने वाली है हमारे जदयू का, तो हम लोग को करना है कि रैली हमारा सक्सेस और जन जन तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को, उनके विचारों को लोग सुन सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल बढ़ गई है। गठबंधन के सीट बंटवारे में उपेंद्र कुशवाहा को न आरजेडी भाव दे रहा है और न ही कांग्रेस पूछ रही है। ऐसे में कुशवाहा बीच मझधार में फंसे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने अब तक एक बार भी कुशवाहा से बात नहीं की, लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा अब लालू से गुहार लगा रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़े। वहीं जेडीयू और बीजेपी कुशवाहा पर चुटकी ले रहे हैं। पूर्व में भी हम बिहार प्रभारी माननीय शक्ति सिंह गोहिल साहब ने कह दिया था कि महागठबंधन के तमाम साथियों से हमारी बातचीत हो गई है और बेहतर तरीके से समन्वय बन रहा है। अभी वक्त है, समय आते आते देखिएगा सब ठीक हो जाए। आप देखे होंगे, हमको नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को बहुत दिक्कत है। वो हमारे महागठबंधन के एक पार्ट है और समय आने पे आप देखेंगे कि महागठबंधन बड़ी एकजुटता के साथ सबके सामने में आएगा। जब समय आएगा तब ना बात करेंगे। धैर्य उनको रखना चाहिए, सभी दलों को धैर्य रखना चाहिए। समय आने पर सब चीज़ मिल बैठ करके तय होगा। इतना बौखलाहट में नहीं रहना चाहिए। एनडीए में थे, उनका कितना सम्मान था, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे, और महागठबंधन के भीतर उनको डेमोरलाइज किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। राजद और कांग्रेस के बीच उनको सैंडविच बनाकर, न घर के रहे न घाट के, ये मुहावरा पूरी तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी पर फिट बैठता है। तेजस्वी यादव ने उनका सीटों के तालमेल को लेकर फोन उठाना बंद कर दिया। सीट शेयरिंग में जो राजद के तेवर हैं उसके हिसाब से आरएलएसपी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तेज प्रताप यादव ने अपनी सफाई में कुछ कागजात पेश किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेल और पत्र के जरिए झारखंड के मुख्य सचिव से ये पहले ही अपील की थी कि उन्हें क्वारंटीन से मुक्त कर दिया जाए। इस पत्र में यह भी लिखा हुआ है कि जिला प्रशासन के दिशा निर्देश का वो पालन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने रांची में अपना कोरोना टेस्ट भी कराया था। तेज प्रताप ने अपनी नेगेटिव रिपोर्ट भी न्यूज 18 के साथ साझा की। तेज प्रताप ने जोर देकर कहा कि उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। सीएम नीतीश कुमार के मोकामा आगमन को लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई। इसे लेकर मोकामा के मरांची हाई स्कूल में हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। डीएम कुमार रवि और एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सीएम यहां गंगा किनारे जाकर जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण गंगा उद्भव परियोजना का निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लोगों के आगमन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। यहाँ पर मराठी में गंगा उद्भव कार्यक्रम का जो योजना है उसके निरीक्षण का कार्यक्रम कल निर्धारित है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य वरीय पदाधिकारियों के आने की संभावना है। इसकी तैयारी के लिए यहाँ जिला प्रशासन पटना एम्स के दल चिकित्सक दंत चिकित्सक शैलेश कुमार मुकुल के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। उनके दफ्तर और आवास पर देर रात तक छापेमारी चली। शैलेश कुमार पर मरीजों को ज्यादा दाम पर दांत के इलाज के सामान खरीदने और उसके बदले कमीशन लेने का आरोप लगा है। सीबीआई ने मामला सामने आने के बाद एम्स स्थित कार्यालय और आवास में छापेमारी की, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर भी छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के हाथ कई अहम दस्तावेज लगे हैं। पटना एम्स के डेंटिस्ट और पूर्व एचओडी शैलेश कुमार मुकुल के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। यही एम्स का परिसर है जहां पे उनका कार्यालय है और यहां पे आवास इस परिसर के अंदर है। इसी परिसर के अंदर सीबीआई ने काफ़ी देर तक कागजातों को खंगाला है और माना जा रहा है कि कई ज़रूरी दस्तावेज जो है वो सीबीआई के हाथ लगे हैं। आपको बता दूं कि जो शैलेश कुमार मुकुल है उन पर बड़ा आरोप कमीशन खाने का लगा है। सीबीआई ने न सिर्फ एम्स के उनके परिसर में, उनके ऑफिस में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जो गोविंद मित्रा रोड है जहां पे कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं, सबसे बड़ा मार्केट है, वहां पे भी सीबीआई ने कार्रवाई की है। कई दुकानों पर छापामारी की है। बताया जा रहा है कि जो दस्तावेज हाथ लगे हैं सीबीआई के, उस पर सीबीआई और बड़ी कार्रवाई कर सकती है आने वाले दिनों में। और कितने चेहरे सामने आते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
और इन सब के बीच न्यूज 18 के खुलासे के बाद बड़ी कार्रवाई हुई। एनआरएचएम में फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुशहरी स्वास्थ्य केंद्र के लेखपाल बर्खास्त किया गया है। लेखपाल अवधेश कुमार बर्खास्त किया गया है। साथ ही प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र चौधरी पर भी कार्रवाई की खबर है। स्वास्थ्य प्रबंधक रामकृष्ण पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मुजफ्फरपुर में न्यूज 18 ने खुलासा किया था, एनआरएचएम में घोटाले का खुलासा किया था, जहां लगातार एक ही महिला जिसकी उम्र ज्यादा है उसके खाते में प्रसव का पैसा भेजा गया था और बाल बाल निकाला जा रहा था। और ऐसे में कई सवाल उठे और जब हमने इस पड़ताल पर पूरी नजर डाली तो एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आते गए और जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई तो अब इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुशहरी स्वास्थ्य केंद्र के लेखपाल बर्खास्त, लेखपाल अवधेश कुमार बर्खास्त किए गए। प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर उपेंद्र चौधरी पर भी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य प्रबंधक रामकृष्ण पर भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। बढ़ते आगे, जहां बगहा के मौनाहा गांव में जीपीटी का टीका लगाने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि कई बच्चे बीमार हो गए। इनमें से 17 बच्चे बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में बच्चों के परिजन बेहद परेशान हैं। बगहा अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सक ने मृत बच्चे के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती तमाम बच्चों के स्वस्थ होने का भी दावा किया। वहीं मृत बच्चों के परिजन ने टीकाकरण में लापरवाही का आरोप लगाया। 20 गो बच्चा के अथी पोलियो के दवा पड़ल, बच्चा में से एक बच्चा गुजर भी गए। मामला बहुत गंभीर हो गया, सब हॉस्पिटल सारे हॉस्पिटल में। बच्चे टीका लेने के बदले जो है उन लोग का जो क्या हुआ कि हालत सुधारने के बाद और बिगड़ता गया और कुछ घंटे में ही एक बच्चे का डेथ हो गया और बाकी बच्चे जो है वहाँ से तड़फड़ाने लगे और आनन फानन में उस गाँव के जो है व्यक्तियों ने कुछ बच्चे को जो अपनी निजी सवारी से जो अस्पताल लाया गया। भय का माहौल, एक बच्चे की मौत भी हुई है सर। उस बच्चे में क्या था मुझे तो जानकारी नहीं है। पहले से हो सकता है कोई बीमारी हो इसके कारण से और बुखार कंट्रोल नहीं हुआ हो, तो ये भी कारण हो सकता है। उस बच्चे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं सभी बच्चे सर किस हालत में? अभी यहाँ सारे बच्चे 17 के 17 बच्चे हमारे सारे स्वस्थ हैं, अभी ठीक है। गया में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। हरनी गांव में महेंद्र यादव के घर के बाहर बैठे लोगों पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की और 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। महेंद्र यादव और एक अन्य शख्स की मौके पर ही मौत हुई, वहीं एक जख्मी हुआ जिसे पटना रेफर किया गया। पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। गया एसएसपी ने जमीन या फिर आपसी विवाद में घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है, लेकिन डबल मर्डर से हरनी गांव के ग्रामीण और महेंद्र यादव के परिजन आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को लेकर मांग की है। 9 बजे तक बैठे रहे हैं। उसके बाद हम लोग खाना खा के हम लोग सो गए घर का। उसके बाद उन लोग तीनों बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसके बाद हम लोग 10:30 बजे के लमसम आवाज़ सुने तो बाहर निकले तो देख रहे हैं कि मामा हमको कुर्सी के नीचे गिरे हुए हैं और एक रमजाल से और एक और लड़का है दुलाचंद साहब, उसका भी हल्का लगा हुआ है। ये साजिश रचा गया है इलेक्शन के तौर पे। कितने लोग की डेथ हुई है? 2 के डेथ हुए हैं, एक घायल है, वो गया हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। अरुण चौरसिया हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर तस्वीर हम तो देख रहे हैं, 2 लोगों की मौत हुई है, इसके अलावा कई लोग यहाँ प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपराधियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर। अरुण, ये बताइए कि पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची है और इसके अलावा क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर अपडेट आप तक पहुंची है, बताइए। देखिए, जब घटना हुई थी और आज सुबह जो आक्रोशित परिजन थे उन्होंने सड़क जाम कर दिया था। इमामगंज सीएचसी में लाया गया था बीती रात, तो वहीं जाम किया गया था। तो मौके पर पुलिस और सिरघाटी अनुमंडल के एसडीओ पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी सरकारी लाभ है वो दिया जाएगा पहली। और जो पुलिस के अधिकारी है उन्होंने कहा कि वो कई टीम बनाई गई है और छापामारी की जा रही है, तो शीघ्र गिरफ्तारी होगी। इस आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया है। इसमें जो घटना हुई है, घटना के बाद जो अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है, एक पर्चा भी छोड़ा है जो नक्सली के नाम से है और उसमें आरोप लगाया गया है कि जो मृतक महेंद्र यादव हैं उनको निशाना बनाने के लिए अपराधी आए थे और चूंकि वहाँ
कई लोग बैठे हुए थे, तो अंधाधुंध फायरिंग में 2 की मौत हुई है। उसने महेंद्र यादव पर आरोप लगाया है कि पुलिस के लिए वो काम करते हैं और भू माफिया का काम करते हैं। तो कहीं कि इसमें एक नक्सली का भी एंगल है। पुलिस ये जांच कर रही है कि आपराधिक तत्व है और नक्सली के नाम पे काम कर रहे हैं या इसमें नक्सली संगठन का भी हाथ है। तो पूरे कई एंगल से पुलिस जांच कर रही है और एसएसपी सहित कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका शुक्रिया। बेगूसराय के तेघड़ा बाजार में कल अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स दुकान में फायरिंग कर लाखों रुपए के जेवरात की लूटपाट की। बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने वारदात पर दुख जताते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। ये दुखद घटना, ये वारदात, मुझे लगता है इस पर यथाशीघ्र सफलता मिलनी चाहिए, लोगों में अच्छा। समस्तीपुर में खाकी और खादी का बेरहम चेहरा देखने को मिला। यहां छेड़खानी के आरोप में 3 युवकों को हाथ बांधकर बुरी तरह पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला बिथान थाना क्षेत्र के पुसो गांव का है, जहां छेड़खानी के आरोप में मुखिया पति कैलाश राय और बिथान थाने के एसआई अवधेश सिंह ने बेरहमी से हाथ बांधकर 3 युवकों को पीटा। आप तस्वीर देखिए, जिसमें साफ दिख रहा है कि एएसआई कैसे बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहा है। तीनों युवकों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम भर्ती कराया गया। फिलहाल एसपी ने पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। शंका थी किसी छेड़खानी का मामला को आरोप लगाया जा रहा था। इसकी जानकारी प्राप्त होने पे वहां के स्थानीय मुखिया और लोकल पुलिस पहुंची थी और थाना के द्वारा मारपीट किस परिस्थिति में की गई है इसके संबंध में हमने वहां के एसडीपीओ रोसड़ा को जांच के लिए दिया है। जांच के पश्चात हम लोग अगली कार्रवाई करेंगे। बैकुंठपुर और सिंधवलिया के लोग टूटी सड़क से परेशान हैं। सिंधवलिया के मोहम्मदपुर में छपरा जाने वाली सड़क पर अभी भी पानी बह रहा है। कई जगहों पर सड़कें टूटी है, इसलिए इस इलाके के लोग अभी भी नाव से आवागमन करने को मजबूर हैं। लंबी दूरी जाने के लिए लोगों को अभी अपनी बाइक को नाव पर ढोना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से सड़क टूटी है, लेकिन सरकार की ओर से इंतजाम नहीं किया जा रहा है। ये रोड 1 महीना से टूटा हुआ है। जो रोड मोहम्मदपुर से छपरा जाने वाला है, बाला पुल के समीप में है। हम लोग को नाव से आने जाने का रास्ता है, सुविधा है, और रोड 1 महीना से टूटा है। ना कोई यहाँ विधायक है, ना मुखिया, कोई भी आ रहा है तो यहाँ से चला जा रहा है, कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। तो मोहम्मदपुर से छपरा का रूट जो है ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे नाव से जाने आने का सुविधा बचा है, जो कि प्राइवेट नाव से बाइक लाद करके हम लोग यहाँ से उस पार जाते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं, और सारा घर डूबा हुआ है। अररिया के ताराबाड़ी से फारबिसगंज जाने वाली सड़क पर बना पुल क्षतिग्रस्त है। यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि पास में ही नया पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन इसका अप्रोच पथ 6 महीने बीतने के बाद भी नहीं बन पाया, जिससे परेशानी बढ़ गई है। अभी हम अररिया प्रखंड के सरनपुर पंचायत के सुखसेना गांव में हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यह अररिया प्रखंड का जो ताराबाड़ी इलाका है, यहाँ से फारबिसगंज प्रखंड यह सड़क सीधे जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क है और इस पर आरसीसी पुल बनना था, लेकिन यह जो लोहे का जो पुराना ब्रिज है वह ध्वस्त हो गया है। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुल दिख रहा है, ये 6 महीना पूर्व ही इसका कार्य अवधि समाप्त हो चुका है और इसको बनना था, लेकिन हम और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यह जो है अप्रोच पथ जो है अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। लिहाजा जो दूसरी तरफ जो यह पुल है, इसी जर्जर पुल के वजह इस जर्जर पुल से भारी वाहनों का आवागमन होता है। लिहाजा ग्रामीणों में डर समाया हुआ है। हम जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से ही सीधा जब भी टपता है तो डर से हालत खराब हो जाता है आदमी का, समझे। कभी भी हादसा कभी भी हो सकता है, कभी भी की तरह। हाँ, जो कि के तरह यहाँ भी हो सकता है कभी भी। यह जो पुल बनाया गया है ये क्यों नहीं चालू हुआ अभी तक? अभी तक चालू नहीं हुआ है। अब कहता है कि हो जाएगा, 2 महीना 1 महीना में हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लिहाजा यहाँ पे जल्द से जल्द अप्रोच पथ का निर्माण हो। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, सरनपुर, अररिया।
भागलपुर में बीती देर रात लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव भी किया, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया है। यहां कोतवाली चौक के पास लोगों ने हंगामा किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ डाले। पथराव में घायल जवान का नाम अनिल ठाकुर है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। एसएसपी ने केस दर्ज कर उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। तो तस्वीरें भागलपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोतवाली चौक पर हंगामे की खबर है और पुलिस पर लोगों ने पथराव भी किया है और इस दरमियान कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। तो लोगों का अपना कॉमन सेंस का भाई है, हमारी है यार। सिवान में मछली को लेकर हुए विवाद में घंटों तक सड़क जाम और हंगामा चलता रहा। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के टेढ़ी घाट का है, जहां कुछ दबंग किस्म के लोग मछली खरीदने पहुंचते हैं। तभी मछली दुकानदार से विवाद हो जाता है और दबंगों ने मछली को सड़क पर फेंक दिया। इससे नाराज मछली दुकानदार ने सिवान हुसैनगंज मुख्य मार्ग को काफी देर तक जाम रखा और आगजनी कर नारेबाजी की। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। खबर सिवान से है, जहां महाराजगंज नगर कार्यपालक पदाधिकारी और नगर पंचायत के अध्यक्ष के बीच तीखी बहस और झड़प हुई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाने में लिखित आवेदन दिया। मामला नगर पंचायत में नल जल योजना के ऑनलाइन उद्घाटन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करने वाले थे। कार्यक्रम में नगर पंचायत की अध्यक्ष मंजू देवी दफ्तर पहुंची तो दफ्तर में फैली कुव्यवस्था पर भड़क उठी। इस पर कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के साथ उनकी कहासुनी हुई। बताया ये जा रहा है कि कहासुनी जल्द ही झड़प में तब्दील हो गई। नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष अपने परिजनों के साथ लाठी डंडे और हथियारों के साथ पहुंची। कार्यपालक पदाधिकारी ने नगर पंचायत अध्यक्ष पर गाली गलौच और मारपीट करने का आरोप लगाया। उधर नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू देवी ने बदतमीजी और धक्का देकर गिराने का आरोप लगाया। पुलिस दोनों के आरोपों पर जांच में जुटी है।